दोस्तों स्वागत है आपका सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान के दूसरे अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। साथ ही दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इस वीडियो के प्रकरण को समझ सकें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं अपना अध्ययन दो ध्रुवीयता का अंत। दोस्तों सबसे पहले यही जान लेना हमारे लिए युक्ति संगत है कि आखिर दो ध्रुवीयता के अंत से अभिप्राय क्या है। तो दोस्तों दो ध्रुवीयता के अंत का अर्थ है शीत युद्ध के दौर का अंत, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका था जो पूंजीवाद का समर्थन कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ सोवियत संघ था जो साम्यवाद का समर्थन कर रहा था। और देखते ही देखते दुनिया के अधिकांश देश इनमें से या तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हो गए थे या सोवियत संघ के साथ आकर हो गए थे। इस प्रकार दुनिया दो ध्रुवों में बटकर रह गई थी। लेकिन 1991 ईस्वी में जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो इसके कारण शीत युद्ध का भी पतन हो गया और इसके कारण जो दुनिया दो भागों में बट गई थी, दो ध्रुवों में बट गई थी, उस दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। तो इस प्रकार दो ध्रुवीयता के अंत से अभिप्राय दोस्तों 1991 में सोवियत संघ के खात्मे से है। लेकिन दोस्तों एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि आखिर सोवियत संघ का पतन कैसे हुआ, एक इतनी बड़ी ताकत का पतन कैसे हुआ जिसने लंबे समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती देकर रखी। वीडियो के आगे के इस भाग में दोस्तों हम इसी बात का अध्ययन करेंगे कि आखिर सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ, क्या उसकी बुनियादी खामियां थी। दोस्तों अगला बिंदु जिसका अध्ययन हम अपनी इस वीडियो में करेंगे वह है बर्लिन की दीवार का ढह जाना। वास्तव में दोस्तों सोवियत संघ के पतन की खात्मा की शुरुआत जो थी वो बर्लिन की दीवार के ढह जाने से हुई थी और बर्लिन की दीवार के ढह जाने को सोवियत संघ के पतन और शीत युद्ध के पतन के खात्मे की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आता है कि ये बर्लिन की दीवार थी क्या और किस तरह से इसके ढह जाने को शीत युद्ध के पतन एवं सोवियत संघ के पतन के रूप में देखा जाता है। दोस्तों बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 ईस्वी में किया गया था शीत युद्ध के दौरान। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और इस दीवार का निर्माण बर्लिन में किया गया था, इसीलिए इसको बर्लिन की दीवार कहा जाता है। बर्लिन की दीवार का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि जर्मनी दो भागों में बटा हुआ था विचारधारा के आधार पर, पूर्वी एवं पश्चिमी। पूर्वी हिस्सा जो था वो साम्यवाद का समर्थन करता था जबकि पश्चिमी हिस्सा पूंजीवाद का समर्थन करता था। तो जर्मनी के इस दो विचारधाराओं को विभाजित करने के लिए 1961 ईस्वी में बर्लिन की दीवार का निर्माण किया गया था ताकि जर्मनी को पूंजीवाद एवं साम्यवाद नामक दो धड़ों में विभाजित किया जा सके। इस दीवार की लंबाई लगभग 150 किलोमीटर की थी और धीरे धीरे जर्मनी के लोगों को, बर्लिन के लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि बर्लिन की दीवार ने उनकी समस्याओं को और अधिक बढ़ा दिया है, क्योंकि जब भी कभी उन्हें ऐसे परिवार या ऐसे व्यक्ति से काम होता था जो दीवार के दूसरी तरफ रहता है, उससे मिलने के लिए भी, उससे बातचीत करने के लिए भी जर्मनी के लोगों को 150 किलोमीटर की दूरी को तय करना होता था। इसीलिए देखते ही देखते जर्मनी के लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि बर्लिन की दीवार ने उनकी समस्याओं को खत्म नहीं किया है, ना ही कम किया है, बल्कि और ज्यादा बढ़ा दिया है। और जब जर्मनी के लोगों को, बर्लिन के लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि बर्लिन के दीवार ने उनकी समस्याओं को और अधिक बढ़ा दिया है, तो उन्होंने खुद 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिरा दिया था। दरअसल ये हुआ था कि जब जर्मनी के लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि बर्लिन की दीवार ने उनकी समस्याओं को और अधिक बढ़ा दिया है, तो उन्होंने 9 नवंबर 1989 ईस्वी को इसके एक बड़े हिस्से को खुद ही तोड़ दिया था। और जब उसके एक हिस्से को तोड़ दिया गया तो इसी घटना को बर्लिन की दीवार के ढह जाने के रूप में देखा गया। बर्लिन की दीवार को ढह जाने की घटना को ही सोवियत संघ के खात्मे और शीत युद्ध के खात्मे की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। लेकिन दोस्तों बर्लिन की दीवार अकेली एकमात्र घटना नहीं थी, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम मात्र थी और हमें इसकी जड़ों को सोवियत संघ की साम्यवादी प्रणाली के अंतर्गत देखना चाहिए।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर सोवियत प्रणाली क्या थी। दोस्तों हम जानते हैं कि साम्यवादी क्रांति की जो शुरुआत है वो रूस में हुई थी 1917 ईस्वी में, और इस साम्यवादी क्रांति की अपने आप में एक लंबी भूमिका है। हम जानते हैं कि 1770 के दशक में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उसके कारण इंग्लैंड में बड़े बड़े उद्योग खुलने लगे थे, और इन उद्योगों के जो मालिक होते थे वो पूंजीपति होते थे, जबकि इन उद्योगों में काम करने वाले जो लोग थे मजदूर, वो अधिक संख्या में होते थे। उत्पादन की इस प्रक्रिया में समाज दो भागों में विभाजित हो गया था। एक तरफ पूंजीपति वर्ग था जिसके पास अथाह संपत्ति थी और उत्पादन की प्रक्रिया में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। वो बड़ी पूंजी का मालिक इसलिए था क्योंकि वो उद्योगों का मालिक था, लेकिन जो उत्पादन की प्रक्रिया थी उसको मजदूर वर्ग के द्वारा अंजाम दिया जाता था। मजदूर वर्ग जो उत्पादन की प्रक्रिया को अंजाम देता था, वस्तुओं का उत्पादन करता था, उसे उस वस्तु के अधिशेष उत्पादन में किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता था। ये सारा का सारा लाभ जो मजदूरों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करके बेचने, बाजार में बेचने से प्राप्त होता था, पूरा का पूरा पूंजीपति वर्ग के पास जाता था, और पूंजीपति वर्ग इसका उपयोग अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को पूरा करने के लिए करता था। इस कारण समाज दो भागों में बंट गया था, और इस दो भागों में बटे हुए समाज को किस तरीके से खत्म किया जाए और कौन सी इसकी अगली अवस्था होगी, समाज की वह कौन सी अवस्था होगी जो औद्योगिक समाज के बाद अस्तित्व में आएगी, इसको लेकर कार्ल मार्क्स ने अपने जिस दर्शन की रचना की थी उसे साम्यवादी दर्शन कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का अपने दर्शन में मानना था कि दुनिया के पूंजीपति वर्ग के खिलाफ मजदूर वर्ग को इकट्ठा होकर क्रांति करनी होगी, और इस क्रांति में उनकी जीत होगी। इसके बाद जो समाज अस्तित्व में आएगा वही समाज साम्यवादी समाज होगा। इस समाज में उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार होगा, कोई वर्ग नहीं होगा बल्कि एक ही वर्ग होगा। और इस तरह के समाज की सबसे पहले रचना की गई रूस में 1917 की क्रांति के परिणाम स्वरूप। दोस्तों रूस में जब 1917 ईस्वी में साम्यवादी क्रांति सफल हो गई तो उसके बाद कार्ल मार्क्स का वह दर्शन सच हो गया जिसकी रचना उन्होंने जर्मनी में की थी, और जिसने दुनिया के मजदूर वर्गों को बड़ी संख्या में आकर्षित किया था। साम्यवादी दर्शन के अंतर्गत निजी संपत्ति को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखा जाता था, क्योंकि मजदूर वर्ग के पास निजी संपत्ति नहीं थी, और अमीर वर्ग या पूंजीपति वर्ग इसीलिए अमीर था क्योंकि वो बड़ी बड़ी निजी संपत्तियों का मालिक था। इसीलिए साम्यवादी दर्शन के अंतर्गत ये माना गया था कि जो निजी संपत्ति की अवधारणा है वह खत्म कर दी जाएगी और संपूर्ण संपत्ति राज्य की होगी। राज्य प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार देगा, और हर व्यक्ति राज्य के लिए वह काम करेगा जो वह करना जानता है। उदाहरण के लिए अगर कोई किसान है तो वो किसान राज्य के लिए खेती करेगा, और कोई डॉक्टर है तो वो राज्य की ओर से मरीजों का इलाज करेगा। ऐसे लोग वो कार्य करेंगे जिसको वो करना जानते हैं, और इसके बदले में हर व्यक्ति को राज्य की ओर से उतना संसाधन प्रदान किए जाएंगे जितनी उसको आवश्यकता है। उदाहरण के लिए अगर किसान के परिवार में 10 सदस्य हैं तो उसको 10 सदस्यों के अनुसार संसाधन प्रदान किए जाएंगे, और डॉक्टर के परिवार में अगर 3 सदस्य हैं तो डॉक्टर को 3 सदस्यों के अनुरूप संसाधन प्रदान किए जाएंगे। ऐसा समाज साम्यवादी समाज कहलाएगा, जिसमें सभी लोग राज्य के लिए उत्पादन करेंगे और राज्य सभी लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भुगतान करेगा। दोस्तों जो साम्यवादी समाज था उसको एक वर्गविहीन समाज माना जाता था, क्योंकि अब तक जिस तरीके से मानव समाज दो भागों में बटा हुआ आ रहा था, औद्योगिक समाज भी जिस तरीके से मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग में विभाजित था, साम्यवादी समाज में आकर ये वर्ग समाप्त हो जाएंगे और एक ही वर्ग होगा। इसीलिए ऐसे वर्गों को साम्यवादी वर्गविहीन समाज कहा गया। इस समाज में उत्पादन के साधनों पर भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, जिनको उत्पादन के 4 साधन माना जाता है, उन पर राज्य का अधिकार होगा, और निजी संपत्ति की अवधारणा बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार होगा। दोस्तों उत्पादन की साम्यवादी प्रणाली को बड़े स्तर पर अच्छा माना गया और अनेक देशों को इसने अपनी ओर आकर्षित किया। ये कहा जाता है कि पूर्वी यूरोप के 15 देशों को साम्यवादी विचारधारा ने, रूस की साम्यवादी उत्पादन प्रणाली ने आकर्षित किया और वे सोवियत संघ प्रणाली का हिस्सा बन गए।
दोस्तों यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ प्रणाली जो उत्पादन की प्रणाली थी वह अपने आप में एक अच्छी प्रणाली थी। इसके अंतर्गत लोगों के न्यूनतम जीवन स्तर को निर्धारित कर दिया गया था और उसी के अनुरूप उन्हें संसाधन प्रदान किए जाते थे। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उत्पादन सभी अच्छे प्रकार का था और ये सब का सब राज्य के हाथों में था। निजी संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं थी क्योंकि सारी संपत्ति पर राज्य का अधिकार था। हर व्यक्ति राज्य से ही अपनी जरूरतों के लिए संसाधनों को प्राप्त करता था। पूर्वी यूरोप के जो देश सोवियत संघ की ओर आकर्षित हुए थे उन सभी देशों को ये यकीन दिलाया गया था कि सोवियत प्रणाली उत्पादन की सबसे अच्छी प्रणाली है। इसीलिए उन देशों ने अपने आप को सोवियत संघ के साथ संगठित कर लिया था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे सोवियत संघ की जो उत्पादन प्रणाली थी उसमें एक के बाद एक अनेक खामियां उभरकर सामने आने लगी। इसी कारण धीरे धीरे उन लोगों का सोवियत संघ की उत्पादन प्रणाली से मोह भंग हो गया जिनको ये एहसास दिलाया गया था कि सोवियत संघ की उत्पादन प्रणाली सबसे अच्छी प्रणाली है। और धीरे धीरे इन लोगों का जब इनसे मोह भंग हो गया तो उन्होंने खुद इसके पतन में, इसको धराशायी करने में अपना योगदान निभाया। एक बार रूस में जब साम्यवादी क्रांति सफल हो गई थी तो उसके बाद रूस में केवल एक ही राजनीतिक दल था, मार्क्सवादी दल। और धीरे धीरे मार्क्सवादी दल ने अपनी निरंकुशता दिखानी शुरू कर दी। जनता की स्वतंत्रता के ऊपर पूरी तरीके से अंकुश लगा दिया गया। लोगों को खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी। और यदि कोई व्यक्ति, कोई इंसान राज्य की आलोचना करने की कोशिश करता था तो अक्सर उसकी जुबान को दबा दिया जाता था। इसीलिए अक्सर साम्यवादी रूस के अंतर्गत लोग कार्टूनों के द्वारा, चित्रों के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करते थे, सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। ऐसा इसलिए था कि साम्यवादी दल की जवाबदेहिता जनता के प्रति बिल्कुल नहीं थी। जनता के पास कोई अवसर नहीं था कि वे प्रशासन से किसी तरह का सवाल पूछ लें। इसीलिए जिस साम्यवादी दल ने रूस में क्रांति को अंजाम दिया था, धीरे धीरे वह खुद तानाशाही रूप धारण कर चुका था। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि पूर्वी यूरोप के 15 देश सोवियत संघ की साम्य उत्पादन प्रणाली की ओर आकर्षित हुए थे। लेकिन इन 15 देशों के होने के बावजूद भी केवल रूस का ही बोलबाला रहता था साम्यवादी उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत। इसीलिए जो देश सोवियत प्रणाली की ओर आकर्षित हुए थे, धीरे धीरे वे अपने आप को ओप्रेस्ड मानने लगे थे। इसके अलावा ऐसा नहीं है दोस्तों कि साम्यवादी उत्पादन प्रणाली ने कोई विकास नहीं किया। ये आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली थी और सोवियत संघ में सुई से लेकर कार तक हर वस्तु का उत्पादन किया जाता था। इसके अलावा परिवहन से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक सारे देश आपस में जुड़े हुए थे जो साम्यवादी उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत शामिल हुए थे। लेकिन दोस्तों इस उत्पादन प्रणाली में सोवियत प्रणाली के अंतर्गत जो मुख्य खामी थी वो यह थी कि उत्पादन प्रक्रिया से साम्यवादी रूस ने या सोवियत संघ ने जो लाभ अर्जित किया था उसका प्रयोग उन्होंने अमेरिका के खिलाफ हथियारों को संग्रहित करने के लिए किया। जिस लाभ को वे लोग अपनी और अधिक प्रगति के लिए इस्तेमाल कर सकते थे उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया था अमेरिका के खिलाफ युद्ध की तैयारी में हथियारों को इकट्ठा करने के लिए। इसीलिए जनता भला उस उत्पादन प्रणाली को लंबे समय तक कैसे पसंद करती जो युद्ध की होड़ के ऊपर टिका हुआ था, अपने लाभ को जो हथियारों की खरीद पर लगा रहा था, जबकि उसको शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे उद्देश्यों पर लाभ को खर्च करना चाहिए था। दोस्तों 1979 ईस्वी में 1979 में रूस ने एक गलती और कर दी। उसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया जिसके कारण उसको बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। हालांकि सोवियत प्रणाली के अंतर्गत लोगों की मजदूरी, उनका जीवन स्तर लगातार बढ़ रहा था, लेकिन उत्पादकता का जो स्तर था और प्रौद्योगिकी का जो स्तर था वो लगातार कम होता जा रहा था। और एक बार जब पश्चिम के देशों से पूर्वी यूरोप के देशों का आमना सामना हुआ तो उनका भ्रम टूट गया, क्योंकि उनको ये एहसास दिलाया गया था कि उत्पादन के मामले में सोवियत प्रणाली सबसे अच्छी प्रणाली है। लेकिन जब पश्चिमी यूरोप से उनका सामना हुआ तो उनको पता चला कि पश्चिमी यूरोप उत्पादन में एवं विकास के मामले में पूर्वी यूरोप से बहुत आगे निकल चुका है, तकनीकी के मामले में, जीवन स्तर के मामले में, क्योंकि सोवियत प्रणाली को उनके सामने बेहतर प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया था और वे उसी को बेहतर प्रणाली मानने लगे थे। लेकिन जब पश्चिमी यूरोप से उनका सामना हुआ तब उन्होंने जाना कि वे दरअसल एक भ्रम में जी रहे थे। उत्पादन की साम्यवादी प्रणाली उतनी अच्छी नहीं है जितना उनको एहसास दिलाया गया था, क्योंकि अगर वो अच्छी होती तो पश्चिमी यूरोप उनसे पीछे होता, लेकिन पश्चिमी यूरोप उनसे विकास के मामले में
प्रौद्योगिकी मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे निकल गया था। इसीलिए उन लोगों को यह एहसास हुआ कि वे एक गलत विकल्प के साथ जुड़े हुए हैं। इन सारे कारणों की वजह से दोस्तों 1970 ईस्वी में सोवियत प्रणाली लड़खड़ाने लगी और अंततः इसका परिणाम 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के खात्मे के रूप में हुआ और सोवियत संघ के खात्मे को ही हम शीत युद्ध के खात्मे के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, दो ध्रुवीयता के अंत का यह था वीडियो का पहला भाग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों तक मेरी वीडियो को पहुंचाने के लिए उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और आगे की वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।